हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्यों जी, क्या हाल है? पढ़ रहे हो हिस्ट्री, इतिहास? मस्त, समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे औद्योगिकीकरण का युग, देखे थे भैया कि वाष्प की मशीनें आ गई हैं, है ना। भाप का इंजन आ गया है। भाप का इंजन बनाया किसने था? दूसरे ने। लेकिन उसको पेटेंट किसने कराया? दूसरे ने। पेटेंट किसने कराया? जल्दी से नाम बताओ। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे पेटेंट किसने कराया था। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब देखेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। ये पूरा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी है। ठीक है, जिसको कोई डाउट हो अपना तुम लोग किताब लेके बैठा करो भैया, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। हाथ का श्रम क्या था कि 18वीं शताब्दी के अंदर क्या था कि 18वीं शताब्दी के अंदर जो भी व्यापारी थे, है ना, वो मशीनों से ज्यादा, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी। जो व्यापारी थे ना, वो मशीनों से ज्यादा मजदूर पर, ठीक है, मशीनों से ज्यादा वो लोगों पर विश्वास किया करते थे, है ना। यानी कि व्यापारियों को लगता था कि भैया जो मशीनें हैं ना वो खराब हो सकती हैं, ये है वो है सारी चीजें, लेकिन वो बुनकरों को, मजदूरों को, लोगों पर ज्यादा उनको विश्वास रहता था। अब जब ज्यादा लोगों पर विश्वास रहेगा, समझना, पहले लोग बहुत ढेर सारे हैं, इसके बाद क्या था? मशीनें आ गई, मशीनें लोगों का काम छीन ली। अब भैया जब मशीनें काम छीन लेंगी तो दिक्कत आएगी ना, कि जब श्रमिक बहुत होंगे, ठीक है, समझना, ये पॉइंट समझना, कि जब श्रमिक बहुत, ठीक है, जब श्रमिक बहुत होंगे, ठीक है, अब श्रमिक हमारे पास बहुत, काम करने वाले बहुत है, लेकिन काम कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम वेतन गिरा देंगे। ठीक है, जब श्रमिक बहुत होंगे तो वेतन गिरता है बाबू। ठीक है, अब जैसे मेरे स्टूडियो के अंदर 10 लोगों का काम करने के लिए वो है, 10 लोगों को मैं 100-100 रुपए दूंगा एक दिन का, तो आपका 1000 रुपए होगा एक दिन का। ठीक है, एक मजदूर का 100 रुपए मैं दे रहा हूं, लेकिन अब मजदूर बाहर बैठे 50 कि भैया मुझे काम में ले लो, मुझे काम में ले लो। फिर मैं बोलूंगा देखो 80 रुपए में मैं काम दे रहा हूं, 80 रुपए में जिसको जिसको आना हो आ जाओ। 80 रुपए में भी सब आ गए, है ना। फिर मैंने और रेट कम किया कि भैया 50 रुपए में जिसको करना है करो, तो 50 रुपए में 2-4-10 मजदूर आ गए, काम कर लिए, क्योंकि श्रमिक बहुत थे। जब जब श्रमिक बहुत होते हैं तब तब वेतन गिरता है। ठीक है, जब जब श्रमिक बहुत होते हैं तब तक बेरोजगारी आती है। ठीक है, अब जैसे आज की डेट का ले लो, नौकरी लेने के लिए देखो, नौकरी की भीड़ में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन नौकरी छोटू सा आ रही, इत्तू सा आ रही है। अब इत्तू सा नौकरी में इत्तू से लोग हैं, तो भैया बेरोजगारी तो होगी ना, जाहिर सी बात है बेरोजगारी होगी। फिर लोग ट्रोल करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है, जैसे मजदूरों की बेरोजगारी का पहला कारण तो ये होगा, ठीक है। दूसरा हुआ, एक होती है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, आप देखे होंगे कि जैसे होली होती है, दीपावली होती है, तो हमारे मार्केट में और ही ज्यादा चहल पहल होती है ना। बाजारों में ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा सामान होता है ना, ज्यादा सामान का उत्पादन होता है, ज्यादा सामान बिकता है, भीड़ होती है। तो कोई वो स्पेसिफिक रोज तो होती नहीं कि डेली होती है, कभी कभी होती है, तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जब मौसम आता है तब वो लोग पैसे कमाते हैं, और जब मौसम चला जाता है तब वो लोग पैसे कमाना बंद कर देते। भाई कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। जैसे दीपावली, रक्षाबंधन हो गया, और भी कई त्योहार हो गए, है ना। अब ये बहुत स्मॉल दिख रहा होगा, दीपावली, रक्षाबंधन और भी कोई त्योहार होते हैं। ठीक है, तो इसको बाबू क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि गरीब मजदूर, ठीक है, गरीब मजदूर सोचता था कि हमको मौसमी बेरोजगारी मिल रही, श्रमिक बहुत हो रहे हैं, तो गरीब जो मजदूर हैं इन्हीं कारण से वो तकनीक का विरोध करते थे, है ना। जो यहाँ पे मजदूर है ना, गरीब भी लगा दो, क्योंकि मजदूर राजा नहीं होते हैं, है ना। मजदूर, गरीब मजदूर
ठीक है, इन्हीं कारणों से मशीनों का विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि अगर मशीनें आ जाएंगी तो मौसमी बेरोजगारी आएगी, श्रमिक बहुत होंगे, पैसे कम मिलेंगे, है ना। मशीनें यानी कि तकनीक का विरोध करते थे। ठीक है, अब आपको पता है कि वृहद उत्पादन होता था। क्या होता था? वृहद उत्पादन। वृहद उत्पादन आपको पता है कि हेनरी फोर्ड ने अपने असेंबली लाइन व्यवस्था में, असेंबली लाइन में वो ये व्यवस्था की थी। ठीक है, वृहद उत्पादन मतलब एक तरह से बहुत ढेर सारी चीजें बनाते जाना। तो वृहद उत्पादन के अंदर क्या होता है कि मशीन एक ही काम को बड़ी संख्या में करती हैं, है ना। मशीन एक काम को ठीक है, वृहद उत्पादन के अंदर क्या है कि एक मशीन है, वो एक काम को बड़ी संख्या में किए जा रही। ठीक है, जैसे मैं गाड़ी हूं, मैं 4 व्हीलर हूं, ठीक है, मशीन ने मुझको चढ़ा कर फेंक दिया। यहाँ पे एक मशीन थी, कुट कुट करके लाइट लगा दी, फिर आगे मैं चल गया, फिर दूसरी मशीन आ गई, फिर उसको कुट कुट करके लाइट लगा दी, आगे मैं बढ़ गया, आगे टायर लगा दी। ऐसे देख रहा हूँ, सच में लगा दी, हट पगले गई की लगाई वगाई नहीं, टायर लगा दी, आगे गया कुछ और लग गया, फिर आगे बन के गाड़ी में निकल गया, मैं गाड़ी बन के आ गया, इशू इशू रोड में दौड़ने लगा। तो मशीन एक ही काम को कर रही है, लेकिन 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 जो मजदूर है, ठीक है, जो बुनकर है, वो क्या था? वो सभी काम को कर लेता है। जैसे अभी आप मजदूर से ईंट उठवा रहे हो कि भैया चल ईंट उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है, बोले भैया चल बालू तू वो कर ले, बोले भैया पानी लेते आ, तू पानी चढ़ा दे ऊपर, अरे सब कुछ कर रहा है। ए भैया जा तू सीमेंट लेते आ, मशीन से थोड़ी ना कहोगे कि भैया मशीन तू ईंटा चढ़ा रही, बोल दे चल मशीन है, मशीन चल बालू ले आ, बोलोगे? मशीन दुई थपरा मारेगी तुम्हें, नालायक कहीं के, है ना। तो इससे क्या होता था? इससे सौदागरों को फायदा होता था। मजदूरों से क्या होता था? मजदूरों से सौदागर का फायदा होता था, है ना। समझना, बिल्कुल ये स्टोरी है यार, एक ठीक है, स्टोरी सुनाने वाला मैं हूं। जो मजदूर रहते थे उनसे सौदागर का फायदा होता था, ठीक है, सब काम कम कर लेते थे। ठीक है, अब देखो फायदा क्यों होता था ये समझ लो। क्योंकि बाजार के अंदर ना, बाजार में बुनकरों की मांग थी। ठीक है, बुनकरों की मांग मतलब बुनकरों की उत्पादों की मांग थी। जो बुनकर उत्पादित करते थे हाथ से बुन करके, जैसे आज बनारसी साड़ियाँ कितनी प्रचलित हैं, ठीक है, मशीन से बड़ी साड़ियाँ नहीं प्रचलित हो रही, कम प्रचलित हैं, है ना। तो इस तरह हाथ से उस समय बाजार में भी उसकी डिमांड थी। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि बाजार में बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की मांग थी। ठीक है, तो वो खास आकारों वाली चीजें और बारीक डिजाइन कौन बना सकता है? वो सिर्फ बुनकर ही बना सकते हैं, मशीन के बस का नहीं है भैया। ठीक है, इसके बाद हाथ से बनी चीजें परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक थी, है ना। परिष्कार मतलब अच्छी मानी जाती थी, परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक थी। कौन? हाथ से बनी चीजें। ठीक है, आज आप लोग देखते हैं कि अगर हाथ से बनी कोई चीजें हैं वो अक्सर महंगी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मशीन से बनी चीजें होती हैं वो सस्ती होती हैं। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें चल रहा था। तो मशीनों का प्रयोग कहाँ पे हुआ आप लोग देख रहे हैं। क्या होता है कि जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है, ये समझना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लिख सकते हो कि जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, जैसे कोई देश है, जैसे अमेरिका देश है, उसके अंदर मजदूरों की कमी हुई, तो जो उद्योगपति थे ना, ठीक है, यहाँ के जो उद्योगपति थे, है ना, किसके पति? उद्योगपति, है ना, उद्योग के पति, ये नहीं कि शीला के पति, राजा के पति, इसके पति, उसके, उद्योगपति। उद्योगपति क्या करते थे? मशीनों का उपयोग करते थे, है ना, क्योंकि अब मजदूर तो है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन ही वही बचा है, मशीनों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो 19वीं सदी में अमेरिका की यही स्थिति थी। कब? अगर देखा जाए तो 19वीं सदी में
अमेरिका, यार इसमें छोटा लिख रहा है, समझ लेना। 19वीं सदी में यही अमेरिका की स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पे मजदूर कम थे और काम ज़्यादा था, तो उद्योगपतियों ने क्या किया, मशीनों का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, मशीन लगाए। अब देखा जाता है, ये तो अमेरिका की स्थिति थी। देखा जाए भारत में, ठीक है, मजदूरों की स्थिति क्या थी। भारत के अंदर और भी चीज़ों के देशों के अंदर मजदूरों की स्थिति, भैया यहाँ पे तो मजदूरों की जो स्थिति थी ना, सच में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो श्रम बाजार था, श्रम बाजार मतलब काम करने वाले लोग, श्रम होता है जहाँ पर, श्रम बाजार की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई। ठीक है, क्या है कि श्रम बाजार की बहुतायत से, समझना बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, श्रम बाजार की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई। श्रम बाजार की बहुतायत से क्या मतलब है कि भाई श्रम बाजार के अंदर बहुत ढेर सारे मजदूर आ गए, तो जब श्रम बाजार की बहुतायत होगी तो उससे क्या होगा, तो उससे मजदूरों की जो स्थिति है वो प्रभावित होगी, है ना। देखो, जो रोजगार है, मजदूरों को इंतजार करना पड़ता था कि भैया रोजगार कब मिलेगा, है ना। रोजगार के लिए, काम करने के लिए मजदूर क्या करते थे, तो काम करने के लिए मजदूर इंतजार करते थे, है ना। मजदूर गांव से शहर की तरफ निकले। अब आपको बता दें भैया कि गांव में तो काम है नहीं कि बहुत ढेर सारा काम है गांव में कर लेंगे, तो मजदूर क्या हुए, मजदूर गांव से शहर निकले। ठीक है, क्योंकि गांव में काम था नहीं, शहर में जाएंगे काम मिलेगा। शहर में जाकर के वो पुलों व रैन बसेरा में रात काटते थे, क्योंकि काम था नहीं, मजदूरों को स्थिति बड़ी खराब थी, मशीनें आ रही थी। ठीक है, मजदूर क्या करते थे, पुलों व रैन बसेरा में रात काटते थे। ठीक है, मजदूर क्या थे, तो मजदूर गांव से शहर की तरफ जाते थे और वो पुलों के नीचे रैन बसेरा बनाए जाते थे, वहां पे जाकर के रहते थे। रैन बसेरा के अंदर वो जाकर के वो रात काटते थे। समझ लो, ये स्थिति थी मजदूरों की। ठीक है, क्योंकि उस समय मशीनों का जमाना था, उस समय मशीनों का क्रेज था, उनके सामने कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं था। ये 18वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, देखते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में। मिटा दे इसको, तो चलिए आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ी खराब स्थिति थी मजदूरों की। अब आते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी की तरफ। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है कि 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ठीक है, 10% क्या थी, शहरी आबादी निहायत मतलब खूब गरीब थी। ठीक है, क्या था कि 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, क्योंकि जो मजदूर थे वो नई प्रौद्योगिकी से जलते थे। क्यों, क्योंकि प्रौद्योगिकी कहीं ना कहीं उनका धंधा छीन रही थी, उनका धंधा चौपट कर रही थी। ठीक है, तो 10% शहरी आबादी क्या थी, निहायत गरीब थी, क्योंकि मजदूर नई प्रौद्योगिकी से जलते थे। ठीक है, क्या करते थे, तो मजदूर थे वो नई प्रौद्योगिकी से जलते थे। ठीक है, मजदूर क्या थे, तो मजदूर नई प्रौद्योगिकी से जलते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूरों को लगता था भैया कि अगर प्रौद्योगिकी आएगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्यों जलते थे, वो जलते थे बेरोजगारी की आशंका के कारण। ठीक है, समझना, उनको शंका थी,
किस बात के लिए शंका थी? उनको शंका इस बात के लिए थी कि अगर मशीनें आएंगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो जलते थे। जो ऊन उद्योग था, क्या था? ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के अंदर देखा गया 1764 के अंदर, ठीक है। तो ऊन उद्योग 1764 के अंदर देखा गया स्पिनिंग जेनी मशीन, ठीक है। क्या है? स्पिनिंग जेनी मशीन। इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन। ऊन उद्योग के अंदर चाचा जी क्या देखा गया था 1764 के अंदर? स्पिनिंग जेनी मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ कब? 1764 के अंदर, ठीक है। 1764 के अंदर क्या हुआ कि इसका इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता था कि हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इसी मशीन पर हमला कर देती हैं, ठीक है। इस मशीन पर क्या हो जाता था? हमला। कौन करता था? औरतें इस मशीन को तोड़ डालती थी। क्यों? क्योंकि ये मशीन ऊन को काट देती थी, मशीन से काटती थी। तो इससे क्या हो रहा था? औरतों का धंधा चौपट हो रहा था, औरतों का धंधा बंद हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो हाथ से औरतें जो ऊन को काट रही थी, उसको उन्होंने क्या किया? उस मशीन पर हमला कर दिया। कब किया? 1764 के अंदर। ये बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भैया। औरतें सब मिल के यस 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 करके बिल्कुल, है ना, वो कर दिए। अब देखते हैं भैया कब के, अब आता है 1840 का दशक। 1840 के दशक के अंदर क्या होता है देखते हैं भैया। तो 1840 के दशक के अंदर क्या होता है कि शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ती हैं, ठीक है। 1840 के अंदर क्या होता है? शहरीकरण मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। शहरीकरण होता है, यानी कि शहरों के अंदर जो निर्माण की गतिविधियां हैं वो बढ़ती हैं, शहरीकरण होता है। शहर बनते हैं, शहर बनेंगे तो जाहिर सी बात है रोड बनेगा, नाली बनेगी, ठीक है, लाइट का काम होगा, सीवर का काम होगा, मतलब सब चीजें होंगी ना। तो जब शहरीकरण होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बताओ, शहरीकरण होगा। 1940 के दशक के अंदर शहरीकरण होता है, शहरों के निर्माण की गतिविधियां बढ़ती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। अब इस शहरीकरण के अंदर होता क्या है? सड़कों को चौड़ा किया जाता है ना। देखो, सड़कों को चौड़ा किया जाता है, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, पुलों का निर्माण किया जाता है। शहरों के बीच में अगर पुल बनते हैं, है ना, ब्रिज बनते हैं, पुलों का निर्माण किया जाता है। और क्या है? सुरंगें बनाई जाती हैं। ये देखो इतनी चीजें हैं, अभी और भी हैं, ठीक है। सीवर व्यवस्था बिछाई जाती है, सुरंगें बनाई जाती हैं, नदियों के तटबंध बनाए जाते हैं, नदियों के बगल में अपना, है ना, बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। सीवर व्यवस्था, सोचो इतनी व्यवस्था के लिए कितने मजदूर लगेंगे, है ना। नदियों पर तटबंध, अब सोचो इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये चीजें थी। 1940 के दशक के अंदर क्या थी? 1940 के दशक के अंदर शहरीकरण हो रहा था तो लोगों को रोजगार मिल रहा था, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, सीवर लाइन व्यवस्था बनाई जा रही थी, नदियों पर तटबंध बनाए जा रहे थे, पुलों का निर्माण किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि शहरीकरण हो रहा था। जब काम होगा तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। परिवहन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 1940 में दोगुना हुई, ठीक है। 1940 के दशक में क्या हुआ ये याद रखना कि परिवहन में काम करने वाले की संख्या क्या हुई? दोगुना हुई।
परिवहन उद्योग यानी कि बस ट्रक ये सब चीज़ों में, ठीक है। परिवहन उद्योग के अंदर जहाँ पे बनती थी चलती थी, ठीक है, परिवहन उद्योग के अंदर 1940 के दशक के अंदर काम करने वालों की संख्या दोगुना हुई और फिर लगातार परिवहन उद्योग में संख्या बढ़ती रही, ठीक है। ये था हमारा 1940 का दशक, ये था 1940 के दशक के अंदर ये चीज़ें होता था, ठीक है। अब आता है औपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, तो इसको मिटा दें यहाँ से, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, लिख लिए। चलिए ये भैया पॉइंट टू पॉइंट है, अब एनसीईआरटी के पॉइंट तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया, है ना, हम लोग पॉइंट छोड़ के चल दें। ठीक है, क्या हेडिंग है? औपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। इसकी इंक खत्म हो रही क्या? औपनिवेश का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रिटेन, भारत ब्रिटेन का औपनिवेश था, ब्रिटेन भारत पर कब्जा करके रखा था, ठीक है। तो देखो औपनिवेशों के अंदर क्या होता है, तो भारतीय कपड़ों का एक युग था, है ना, क्या था? तो भारतीय कपड़ों का एक युग था, है ना। तो चाचा ये बताओ, एक समय ऐसा था कि जो भारत के कपड़े थे ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती थी, हर जगह पूरे देश में भारत के कपड़ों की डिमांड होती थी। अब जब भारत के कपड़ों की भैया डिमांड होगी तो सोचो भारत के कपड़ों का व्यापार व्यवस्था कितना होगा, बहुत तेजी से चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अबे आप कह रहे सर जी बिल्कुल चलेगा, है ना। तो हमने देखा कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था, समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में सोच सकते हो, भारत का दबदबा था। कब? मशीन उद्योग से पहले, ठीक है, मशीन उद्योग से पहले ये चीजें थी। लेकिन जब मशीन उद्योग हो गया, ठीक है, भारत के अंदर क्या था? भारत के रेशमी और सूती उत्पाद की बहुत ही ज्यादा मांग थी, है ना। भारत के अंदर क्या था? भारत में भारत की रेशमी व सूती उत्पाद की बहुत ही ज्यादा मांग थी, क्योंकि ये कपड़े अच्छे होते थे, है ना। जब भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा था, तो जो भारतीय कपास थी ना, क्या थी? भारतीय कपास वो उच्च गुणवत्ता वाली थी और महीन कपास थी, ठीक है। अगर देखा जाए क्यों दबदबा था, क्योंकि भारतीय कपास जो थी, भारत में जो कपास पाई जाए सच में वो बहुत अच्छी थी। भारतीय कपास क्या थी? तो वो थी उच्च गुणवत्ता वाली और महीन कपास थी, ठीक है। भारतीय कपास उच्च गुणवत्ता वाली और महीन कपास थी, ठीक है, जो भारत के अंदर जो कपास पाई जाती थी, ठीक है। भारतीय कपड़े का जो व्यापार होता था वो मुख्य पूर्व औपनिवेश बंदरगाहों में फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था, ठीक है। जो भारतीय कपड़ों का जो व्यापार था वो आराम से बढ़िया फलता फूलता, है ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से भारतीय कपड़ों का जो व्यापार था वो चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यानी प्रॉब्लम मतलब कोई कुछ था ही नहीं। भारत के लोग कपड़ा बनाते थे, बंदरगाह पर जाते थे, बंदरगाह पर अपना नाव वाले बैठे रहे, नाव वाले ने मतलब जहाज वाले, उनसे सौदागर अपना मिलके बुनकर से सौदागर खरीदता था, सौदागर से जाकर के वहां पे मोल भाव करके बेच देते थे, ठीक है। तो भारतीय कपड़े का व्यापार पहले ऐसे ही होता था। कैसे? आपको बता दें, बुनकर से, ठीक है, बुनकर से वो कपड़ा लेता था सौदागर, ठीक है, और सौदागर से वो कपड़ा लेता था कौन? निर्यातक, और फिर वो जाकर के वहां बेचता था। इस तरह बेचते रहते थे, अपना काम चल ही रहा था, ठीक है।
बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज मालिक और सौदागर आपस में मोल भाव करते और सही कीमत पर बेच दिया करते थे। ठीक है, ये जो सौदागर थे और बड़े बड़े जहाज के मालिक निर्यातक थे, इनसे मोल भाव होता था, है ना, कि भैया 100 रुपये का लेकर के आए, बोले देख देख भैया तुझको मैं 90 रुपये का 110 रुपये का दूंगा। उसने बोला नहीं भैया 110 का मत दो, 108 का दे दो। तो अगर पड़ता था आपस में तो बेच देते थे। ठीक है, तो जो सौदागर थे, निर्यातक थे, आपस में मोल भाव करके सामान को बेच दिया करते थे। अब आता है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर कमजोर होने लगे। ठीक है, कब? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर क्या होने लगे बाबू? तो भारतीय सौदागर कमजोर होने लगे। कब? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर क्या होने लगे? तो भारतीय सौदागर कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि यूरोपीय कंपनियां बढ़ती जा रही थी अब। ठीक है, 1750 के दशक में क्या था? यूरोप के अंदर भी बहुत ढेर सारा काम हो रहा था, है ना। यूरोपीय जो कंपनियां थी बढ़ रही थी। ठीक है, यूरोपीय कंपनियां लगातार बढ़ रही थी, खूब यूरोपीय कंपनियां आ रही थी। कब? 1750 के दशक में, है ना। अब जब यूरोपीय कंपनियां पहले से ही वो थी तो ये बढ़ तो रही थी, लेकिन साथ ही इनके पास ताकत बढ़ रही थी, है ना। यूरोप के लोगों की ताकत बढ़ रही थी क्योंकि उनकी उस समय बहुत ज्यादा लोग इज्जत किया करते थे, बहुत पैसा था, कंपनियां भी बढ़ रही थी, साथ में उनकी ताकत बढ़ रही थी। अब होता क्या है कि वो स्थानीय दरबारों से रियायतें हासिल कर लेती हैं। जो यूरोपीय कंपनियां थी ना, वो स्थानीय दरबार मतलब जहां पे जाती थी, देखती थी अच्छा ये राजा बैठा है ना, देखती थी कि ये राजा बैठा है, तो स्थानीय दरबार से वो क्या करती थी? वो रियायतें हासिल कर लेती थी। ठीक है, जो स्थानीय दरबार था, जहां पे देखें यूरोपीय कंपनियां बंदरगाह से आगे बढ़ी, देखिए यहाँ के स्थानीय दरबार है, उसने रियायतें हासिल कर ली। रियायतें क्या होता है कि वहां पे सब कुछ अपने कमांड में लेने का फैसला कर लेती हैं। ठीक है, राजा से मांग लेती हैं कि व्यापार की इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए, है ना। व्यापार की इजारेदारी मतलब व्यापार की जितने भी अधिकार थे ना, रियायतें हासिल मतलब व्यापार के अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, तो राजा लोग देखते थे कि भैया मेरा भी फायदा है। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी यूरोपीय कंपनियां जो थी राजा का भी फायदा बताती थी, तो वो देखता है मेरा भी फायदा है, तो वो उनको रियायतें दे देता था। ठीक है, तो इस तरह रियायतें हासिल कर लेती थी। ठीक है, तब वहां पे क्या होता था कि इससे सूरत व हमारे देश के अंदर एक सूरत बंदरगाह है और हुगली बंदरगाह है, दोनों पुराने दरबार कमजोर पड़ गए, है ना। यानी कि बंदरगाह भी हैं और यहाँ पे दरबार भी था। ठीक है, इससे क्या, जब स्थानीय दरबार रियायतें देती थी तो सूरत और समझना सूरत और हुगली बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे। रियायतें दे दी भैया, सारा कुछ उन्हीं के अब कंट्रोल में आ गया, अब वो अपने हिसाब से कर रही है, वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना करेंगी। ठीक है, कि जैसा तुम कहोगे तैसा तो करेंगी, मार के भगा देंगी तुमको, समझ रहे हो ना। क्योंकि उनको रियायतें मिल चुकी हैं, उनको राजा दे चुका है, तो इस तरह करके वो स्थानीय जो दरबार थे क्या होते, कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। ठीक है, जो बंदरगाह पर वो बनाए जाते थे, मैंने क्या एक नाम बताया था, बहुत ही एक बैंक करके बैंक बनाए जाते थे, उससे कर्जा लिया करते थे लोग। ठीक है, तो क्या था पहले क्या था, पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था कर्जा लेके व्यापार कर लेते थे, अब वो खत्म होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए, क्योंकि ये यूरोपीय कंपनियां आ रही थी ना,
कर्जा मिल नहीं रहा, स्थानीय बैंक दिवालिया हो गए, सूरत व हुगली कमजोर पड़ने लगे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधरने लगी। यहीं से क्या थी, तो यहीं से एक नया रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि वो विदेशी कंपनियां बंबई और कलकत्ता आती हैं, है ना। आप लोग देख रहे कलकत्ता की हालत अभी भी आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी है। बंबई और कलकत्ता की स्थिति सुधरने लगी। ठीक है, क्या था यहाँ पे कि बंबई और जो कलकत्ता की जो स्थिति है वो लगातार सुधरने लगी। क्यों? क्योंकि नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज के जरिए होता था। ठीक है, यहाँ पे जो नए बंदरगाह थे, है ना, नए बंदरगाह पर जो व्यापार हो रहा था ना, वो सभी व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। ठीक है, कहां पे, वो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। ठीक है, और उसको सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय जहाज ही करते थे। ठीक है, वो जो बंदरगाह पर व्यापार हो रहा था वो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में तो था ही, लेकिन उसको यूरोपीय जहाज ही करते थे और कोई जहाज नहीं ला जा सकता था। सोचो, इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। तो इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया भैया, यूरोपीय कंपनियों पर इनका नियंत्रण हो गया। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में ये व्यापार होता था और यूरोपीय जहाज पर इनका कंट्रोल था, यूरोपीय जहाज पर इनका नियंत्रण था। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय जहाज के जरिए ही पूरा व्यापार होता था और ये कहाँ होता था, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, बंबई मेरी होती है ये सब कहने की बातें हैं चाचा। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग कभी कभी ना अपनी हिम्मत हार जाते होगे, ये हो जाता हो, परेशान मत हुआ करो यार। ठीक है, तो अपना 100% दो और भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, ईश्वर पर छोड़ दो, अल्लाह भगवान जो भी आप जिनको मानते हो उन पर छोड़ दो। ठीक है, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके होता था, यानी कि जो व्यापारिक घराने थे, ठीक है, जो व्यापार से चलते थे, सौदागर थे, वो धीरे धीरे कमजोर हो गए और खत्म हो गए। ठीक है, व्यापारी घराने, ठीक है, जो व्यापार से ही चलते थे और सौदागर थे, वो खत्म हो गए, है ना। पहले धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगे, फिर वो खत्म हो गए, टाटा बाय बाय हो गया उनका। ठीक है, क्योंकि अब उनके टक्कर में कोई बचा ही नहीं। ठीक है, उनके टक्कर में बाबू कोई बचा ही नहीं, तब क्या कर सकते हैं वो लोग, है ना। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अब यहाँ पे बुनकर की भी कोई अच्छी हालत नहीं होती, बुनकर के हालत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फाइनली आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।